देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आज मैं आपको बताऊं, ये अभी से डर गए हैं। हमने उस दिन कह दिया कि इंशाअल्लाह ताला डी चौक में 10 लाख आदमी होगा, और अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी, अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। हम भी मैंने कहा जरा कलेजा टेस्ट करेंगे कि उसका क्या कलेजा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो नौबत नहीं आएगी और हम ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो शहर इक़्तिदार है जिसकी फ़िज़ा में कशीदगी के बादल मंडलाने लगे हैं। एक तरफ हुक्मरान जमात है तहरीक इंसाफ, जिसने 27 मार्च को 10 लाख लोग जमा करने का दावा किया है। साथ ही फवाद चौधरी साहब का बयान भी अभी आप सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि अगर अदम एतमाद का वोट देने के लिए किसी पार्टी रुकन को जाना है तो उसको 10 लाख मजमे से गुजरना होगा। दूसरी तरफ ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन जो है कहती है कि 23 मार्च से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रही है और कह रही है कि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं ही इज नॉट कमिंग स्लो, कह रहे हैं कि जी हमने डंडे तेल में भिगोए हुए हैं। साथ ही मशवरे भी दे रहे हैं। मशवरा क्या दे रहे हैं? मशवरा ये दे रहे हैं कि पीडीएम में इस वक्त, चूंकि वो पीडीएम के कायद है, कि जो नून लीग है उसके जो बेसिकली लॉन्ग मार्च में जो उसको जो उनके लोगों को जो लीड करना होगा, तो उस हवाले से वो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कह रहे हैं कि जी नून लीग के काफिले की जो क़यादत है वो मरियम नवाज साहिबा करें। दूसरी तरफ जी शेख रशीद साहब कहते हैं कि एम्पायर किसी के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ है। और परवेज खटक साहब भी अब मैदान में आ गए हैं, खुल के बड़ा कह रहे थे कि जी हुकूमत कहीं नहीं जा रही है और यही हुकूमत रहेगी। मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूं कि हुकूमत किसी भी तौर से नहीं जाएगी और सारे इत्तेहादी भी हमारे साथ होंगे। अबव ऑल, इस सबसे इंपॉर्टेंट आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि 23 मार्च को परेड और ओआईसी इजलास के लिए सिक्योरिटी इकदामात यकीनी बनाए जाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आज ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। तो अब देखना ये है कि मुल्क की जो स्टेबिलिटी है, मुल्क का जो अमन है, मुल्क का की जो सिक्योरिटी है, वो सारी चीज़ों को क्या ऑपोजिशन जिस तरह से एक एजिटेशन की सियासत की तरफ लेके जा रही है सारे मामले को, उसी तरह से कंटिन्यू करेगी, या फिर अब आज के इस स्टेटमेंट के बाद ख़ास तौर पे और इस मीटिंग के बाद जो हुई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो होती है, इस हवाले से जो है इसमें जो चीज़ें तय पाई हैं उसके बाद अब उन्हें भी समझ आएगा कि जी इस तरह की बयानबाजियां और इस तरह के जो हथकंडे जिस तरह के वो इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले दिनों से, उनके ऊपर कोई फुल स्टॉप लगाएं और उनको थोड़ा अकल और समझ आए कि जी 23 मार्च का जो दिन आ रहा है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट दिन है और तमाम लोग यहाँ होंगे। पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पे लगी हुई होंगी। पाकिस्तान का स्टेक, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान का प्राइड, 23 मार्च, ये तमाम तर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। पूरी दुनिया देखती है 23 मार्च की जो परेड होती है, 23 मार्च को जिस तरह से जिस शान और शौकत के साथ सीना तान कर, सीना चौड़ा करके हम जो है वो जो पाकिस्तान डे है उसको मनाते हैं। और साथ अब तो बहुत बड़ा दिन है ओआईसी के इजलास की वजह से भी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव एज वेल एंड दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट इन दिस टाइम। तो अपोजिशन को इस बात का भी ख्याल रखना है कि पाकिस्तान का वकार जो है वो सबसे मुकद्दम है और सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद आपकी सियासत और कोई भी चीज़ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। इसी हवाले से जी आज बात करेंगे साथ ही, और सवाल ये है कि क्या हालात जिस तरफ जा रहे हैं इसमें जमहूरी पार्टियां जो हैं जमहूरी हुकूमत को और जमहूरियत को तो कोई नुकसान पहुंचाने के चक्कर में नहीं है? क्या वो इतनी समझबूझ रख रही हैं कि अपने जो वो बयानात दे रही हैं और जिस तरह की वो बातें कर रही हैं उनको वो उस तरह से होल्ड ऑन करके चीज़ों को एमिकेबली लेके जाएं? मैं बार बार कहती हूँ, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करती हूँ कि जी चीज़ों को एमिकेबली सॉर्ट आउट होना चाहिए रादर दैन इट कि जी एजिटेशन की
की सियासत की तरफ जाए, उसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी तौर से किसी किस्म के भी इस तरह के मामले से। तो मौलाना फजल रहमान हु इज नॉट कमिंग स्लो, उनको भी समझना होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर उनको सोच समझ के, अब खासतौर पे आज गोज ऑन, जो अभी फर्दर डेज आ रहे हैं टिल ऑन द 23, 21, 22, 23 इन दिनों में, पीपल आर कीपिंग देयर वॉच डॉग्स ऑन अस, और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कीनली एंड केयरफुली जो है चीज़ों को लेके चलना है, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप हम बेहतर तरीके से जानते हैं माजी में जी कि वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह से प्रोपोगेट करता है चीज़ों को, किस तरह से मलाइन करता है चीज़ों को, किस तरह से मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहरहाल जी इसी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ जी मौजूद होंगे लाल मली चंद साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मेंबर कौमी असेंबली हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। दूसरी तरफ होंगे जी यासीन आज़ाद साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, फॉर्मर सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और साथ ही जी हमें ज्वाइन करेंगे कादिर मंदुखेल साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया करती हूँ। फोरम ओपन करूंगी डिबेट का, लेकिन उससे पहले जी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाऊंगी बिल्कुल, एंड विल बी राइट बैक आफ्टर इट। स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। फोरम जो है वो ओपन करेंगे जी डिबेट का, और कादिर मंदुखेल साहब, लाल मली चंद साहब और यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो लाल मली चंद साहब की तरफ जाती हूँ। हुकूमत बमा अपोजिशन के माबैन जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, आज फवाद वाली साहब ने यह भी कहा है कि 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाना होगा, और जो गुजर कर जाएगा वही जो है देखेंगे कि किसमें इतना कलेजा और दम है। दूसरी तरफ आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी बहुत वाज़ेह तौर पे पैगाम सामने आ गया है जी कि 23 मार्च की सिक्योरिटी के हवाले से और OIC के इजलास के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो अब लाल मली चंद साहब, ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है और ऑपोजिशन स्टिल बज़िद है कि जी हम आ रहे हैं 23 मार्च को जत्थों के साथ, और अभी भी सबको कॉल आउट कर लिया है कि जी स्टार्ट करें शहर इक़्तिदार की तरफ बढ़ना, इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? हुकूमत इसमें अपना किरदार कैसे अदा करेगी? शुक्रिया रिता जी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के आइन और कानून में यकीन रखती है और वो समझती है कि कानून को हर सूरत में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो अपोजिशन है, आप देख रही हैं 8 मार्च से लेके आज तक जिसके पास किसी किस्म की कोई अक्सियत नहीं है, उन्होंने एक अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की है। उन्होंने पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हमारे साथ हैं। आपने देखा वो एक भी मेंबर सामने लाने में नाकाम रहे और तमाम मेंबरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें कर रहे हैं और उन पे एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारी इत्तेहादी क़ुव्वतों को तोड़ सके, तो उनकी वो कोशिश भी अभी तक नाकाम गई है। हमारे किसी भी इत्तेहादी ने इनको ये यकीनदानी नहीं कराई कि वो अदम एतमाद में वोट करेंगे। ये आइन और कानून की खिलाफवर्जी अपोजिशन ने तब से शुरू कर दी जब से प्राइम मिनिस्टर को ये शिकायतें मौसूल होना शुरू हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को फ्लोर क्रॉसिंग कराने के लिए या हॉर्स ट्रेडिंग के लिए पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, जो हमारे मेंबरान में उनको रद्द कर दिया है। आप देखें, ना सिर्फ OIC की मीटिंग है जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो 15 साल के मोरालेस 15 साल के बाद हो रही है, 23 मार्च का पैरेड भी है, उसके बावजूद इस तरह से जत्थों को इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए कॉल करना गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी है। अगर इनको आप ये समझते हैं कि इनके पास वाज़ेह अक्सियत है कि ये मेंबरान को ले जाएंगे और हमारे खिलाफ अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब हो जाएगी, तो इनको जत्थों को कॉल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था कि उन्होंने 27 मार्च यानी कि 23 मार्च के ज़हन में रखते हुए 27 मार्च की कॉल की थी, ताकि वज़ीर-ए-आज़म अपना मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान की अवाम के सामने एक जलसे की सूरत में
सामने ला सके। उसके रिएक्शन में अपोजिशन देखें रिएक्टरी ज्यादा है और वो कंफ्यूज ज्यादा है, क्योंकि उनके पास फैसले की सलाहियत नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से ये पूछते रहते हैं, क्योंकि कोई एक इनका लीडर नहीं है। इनमें कई लीडरान हैं जिनसे ये मशवरे करते हैं, वो ये सेम पेज पे नहीं है। ये पोस्ट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से भी सेम पेज पे नहीं है। कभी आप सुन रहे हैं कि चौधरी शुजा साहब को ये ऑफर करते हैं कि आपको सीएम पंजाब लगाते हैं, फिर कल आपने देखा वो इनके स्पोक्स पर्सन थे गोराया साहब को उन्होंने कहा कि नहीं हमजा शहबाज होंगे। तो ये अपोजिशन पूरी कंफ्यूजन का शिकार है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इनको शिकस्त देंगे। एग्जैक्टली, कंफ्यूजन इज प्रिवेलिंग। यासीन आजाद साहब आपकी तरफ आती हूँ। यासीन आजाद साहब, आप जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर खुद रह चुके हैं, आप खुद भी जो है बड़े काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, सियासी मंजरनामों को देखते आए हैं, माजी में भी पॉलिसीज देखते आए हैं। आप अपनी जमात के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खुल के बात भी करते रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, ख़ास तौर पे इस मौके पे जब 23 मार्च का इवेंट सर पे रखा है और OIC का इजलास आ रहा है और उसमें सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता है, क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, नज़र आप के ऊपर रखे हुए हैं, मीडिया को वॉच डॉग बनाया हुआ होता है, सारे वेस्ट मीडिया को, इंडियन मीडिया को। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है क्या ये इस तरह की जो है एजिटेशन की सियासत कामयाब हो सकेगी? सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं कहूँगा जी कि जब आज की जो जमात हुक्मरान जमात है जी, जब वो अपोजिशन में थी तो चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था, तो आपने सारा दस्तूर पे क्या ड्रामा किया था वो भूल गए हैं ये लोग। तो सवाल ये पैदा होता था कि उस वक्त जब चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था तो अगर ये धरना नहीं देते तो शायद चाइना का प्रेसिडेंट अपने वक्त पे आ जाता है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ हो सकता था। अब रह गया मामला, मैं चूंकि जो दस्तूर के मुताबिक जो बात आपने किया मैं उसका जवाब देने लगा हूँ कि दस्तूर के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है वो अपोजिशन का आईनी हक है और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब मूव चली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो मैं फिर ये सवाल पूछता हूँ कि ये मुझे बता दें कि आखिर किसने ये बात की है कि हम डी चौक पे जो है ना 10 लाख आदमी जमा करेंगे और जो आदमी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट देने के लिए जाएगा। वो 27 मार्च की बात हो रही है ना, मैं 23 मार्च के हवाले से पूछ रही हूँ यासीन साहब। किसके मतलब? मैं आपसे 23 मार्च के हवाले से पूछना चाह रही हूँ। वो तो 27 मार्च को कॉल आउट दिया है ना इन्होंने, 23 मार्च के बाद OIC के इजलास के बाद वो सारा हंगामा रखा है, तो उसके बाद ऑपोजिशन भी तो रख सकती थी। नहीं, जाहिर है तो अपोजिशन जिस तरह जब सियासी तौर पे जब खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और आपने कल देखा होगा कि वही प्राइम मिनिस्टर जो कभी किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते थे, पार्लियामेंट लाजिस में जाके लोगों से वोट मांगते रहे पूरा दिन। तो आप जो चूंकि जो आपके इत्यादि आपका साथ छोड़ गए, आपको ये पता है कि आपका गेम आपके हाथ से निकल चुका, आपको इस बात का भी अंदाजा है कि शायद आपको वो पहले वाली मदद आपको कहीं से ना मिले, तो आपकी जमात के अंदर आपकी जमात के लोग आपके खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हैं, तो आप उनको ये कहते हैं कि अगर ये वोट देने के लिए जाएंगे तो हम उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्या किसी हुक्मरान को इस बात का इख्तियार है कि पार्लियामेंट के किसी मेंबर को वोट डालने से रोके? नहीं रोक सकता। और कोई आदमी अगर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाता है तो उसका भी तरीकाकार आइन ने दिया हुआ है कि उसके बाद अगर वो जब एक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि पार्टी का वो लीडर जो है रिकमेंड करेगा कि मेरा पार्टी के फलां आदमी ने मेरी डायरेक्शन के मुताबिक वोट नहीं दिया, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो कार्रवाई करने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, किसी और का तो नहीं है। क्या स्पीकर असेंबली को इस बात का हक है कि वो कहे कि हम वो पहले भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जब तक वोट नहीं आ जाता? तो सवाल ये पैदा होता है, ये हुकूमत है वर्कन फर्सन। अभी आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया है, जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं हर वक्त में, ऑर्डिनेंस सिर्फ आगामी हालात में जारी हो सकता है, हर वक्त नहीं हो सकता। जो तमाशा बनाया हुआ अफ्रीका का जो ऑर्डिनेंस आपने जारी किया, आप क्या तबाही करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर? आप जाएं
बीइंग मेंबर पार्लियामेंट के आप अपनी जमात को कहें, आपको अपने लोगों पे इत्मीनान होना चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको जाके फेस करें। मैं तो दोनों जमातों से कहता हूँ, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो या अपोजिशन की हो, कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान पहल तो हमारी किस जमात ने की, जो हुक्मरान जमात है कि हम डी चौक में जलसा करेंगे, उनको ये जलसा करने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी पार्टी जो हैं, जो एक दूसरे के सामने सब पा रहे हैं, अगर आपने इसी सिलसिले को बरकरार रखा, कल कोई हादसा हो जाता है और पूरे सिस्टम को अगर लपेट दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरे नजदीक हुकूमत पे है, क्योंकि हुकूमत ने पहले ये कहा कि अगर 28 को पार्लियामेंट का आपको लग रहा है कि इस तरफ हालात जा सकते हैं? आप उस हालत में जो जमहूरी सिस्टम है, अगर कल जिस तरह शेख ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, यानी कि आपको लग रहा है और आपको पता भी है, यू पीपल आर अवेयर ऑफ इट, यानी कि नहीं था। जब जलसा करने के लिए आपको किसने कहा कि आप लोगों के कहें कि आप हुकूमत में होते हुए 10 लाख आदमी हम डी चौक में जमा करेंगे? आपको जरूरत क्या थी? आपको तो दस्तूर के मुताबिक जो मूव आपके खिलाफ आई है पार्लियामेंट जाके फेस करते ना, आपको क्या जरूरत थी जलसे का ऐलान कर? अगर आप इस जलसे का ऐलान नहीं करते तो मुमकिन अपोजिशन भी नहीं करती थे इस मार्च का। तो आप गलत काम करेंगे तो अपोजिशन को इस बात का हक हासिल है कि वो भी करे। 23 मार्च का तो वो पहले ऐलान कर चुके थे। तो जब वो पहले से था कि लॉन्ग मार्च अपोजिशन ने करना है, तो आपने जो कॉन्फ्रेंस रखी है दुनिया के इस्लामी ममालिक की, वो 22 के बाद ले जाते ना, 23 के बाद ले जाते ना। किसने आपको मना किया? आपको पता नहीं था कि अपोजिशन बहुत पहले ऐलान कर चुकी है कि 23 मार्च को हमने जुलूस निकालना है, हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। ये बात आपके नॉलेज में थी, फिर आपने ये डेट 22 की रखी क्यों है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है ना सटिया गई है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो बेबसी कल मैंने देखी है, जिस तरह पार्लियामेंट लाजिस के अंदर जाके लोगों से वोट मांग रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर जो किसी से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं था, वो तो एक एक वोट की भीख मांगने के लिए हर जगह पहुंच रहे हैं। और आपकी इत्तेहादी जमातें आपका साथ छोड़ चुकी हैं। तो आप किन हालात की तरफ बात करते हैं, ये तमाम चीजें आपको देखनी चाहिए थी। और फिर स्पीकर को देख लें कि स्पीकर बाकायदा इस बात का ऐलान करता है कि पीटीआई का कोई मेंबर अगर वोट डालने के लिए जाएगा तो हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अरे भाई, आप होते कौन है डिस्क्वालीफाई करना है? ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। आप सारे काम खुद करने चाहते हैं तो ये इदारे किस लिए हैं? इदारों का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप? तो मैं हुकूमत से और अपोजिशन दोनों से कहता हूँ कि अगर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, डी चौक के जलसे को हुकूमत को भी खत्म कर देना चाहिए। 23 मार्च के मामला को जो लॉन्ग मार्च है उसको भी खत्म कर देना चाहिए। और पार्लियामेंट के अंदर जाके आपको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव चली है, वहां जाके पार्लियामेंटेरियन की तरह फेस करें उसको। तो आपने खुद की कि जो आदमी वोट डाल के निकलेगा वो 10 लाख आदमियों से गुजर के जाएगा। हम देखते हैं अभी फवाद चौधरी ने थोड़ी देर पहले क्या तकरीर की है, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी देर पहले क्या तकरीर वो की मैं है। भी थोड़ी देर बाद अभी उनको भी फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। ठीक है यासीन साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया। लेट मी गो टू बैक टू लाल मली चंद साहब। अच्छा, हमने दावत दी थी जी आज पैनल में कादिर मंदू खेल साहब को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जी मेक श्योर किया गया था उनकी तरफ से भी और उनके मीडिया सेल की तरफ से, बट आई डोंट नो किस वजह से जो है वो कादिर मंदू खेल साहब आज जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज नहीं आ सकेगा इस हवाले से। लेकिन मैं वापस से जाती हूँ लाल मली चंद साहब की तरफ। लाल मली चंद साहब, ये जो कह रहे हैं बातें यासीन आजाद साहब और जो जिन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, डू यू रियली थिंक आप लोग को भी ऐसे ही लगता है? क्योंकि देखें, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त मैं इंटरनल जराए भी बता रहे हैं और खबर ये कोच भी हो रही है कि अब तो शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं, वजीर दाखिला साहब ने भी कह दिया है कि जी बात बहुत आगे चली गई है एंड आई कांट प्ले द role I can't play the role as a bridge between the government and opposition. लाल मली चंद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी थैंक यू। बात सुनने में यासीन आजाद साहब इंतहाई एक मोहतरम नाम है जी जी लॉ का। मैं उनको जरूर जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर उन्होंने 23 मार्च का कहा था तो कल तक 23 मार्च तक कोई जिक्र नहीं था कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे। कल जैसे ही हमने ऐलान किया है कि 27 तारीख को, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद उनका ये पूरा जो प्लान था वो खत्म हो गया था लॉन्ग मार्च का। इनका टोटल फोकस जो था अदम एतबार से था।
कल जैसे ही हमने ऐलान किया कि 27 तारीख को हम जलसा करेंगे, तो उसके बाद फौरी तौर पे रिएक्शन में इन्होंने ये कल शाम को ये ऐलान किया। अब अगर 10 लाख लोग जमा होते हैं तो क्या होगा? देखिए, जब हम पीटीआई ने पहले भी धरना दिया था 2014 में, तो आपको याद होना चाहिए कि उस वक्त मुसलसल ज्वाइंट सेशन चल रहा था, मेंबरान इसी रास्ते से जाते थे और इसी रास्ते से वापस चले जाते थे, किसी को कुछ कभी नहीं कहा गया। और मेरा ख्याल है कि इस दफा भी यही होगा, लेकिन जो अपना जमीर बेचेंगे, कोई जमीर के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, तो उसमें दिल गुर्दा होना चाहिए कि वो 10 लाख अफराद के दरमियान में से गुजर जाए। यासीन आजाद साहब ये भी कह रहे हैं कि इनके इत्तेहादी इनको छोड़ गए हैं, तो मैं बहुत से ये कहूंगा अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे आज तक तो कम से कम किसी ने भी ऐसा ऐलान नहीं किया है और ना ही गेम हमारे हाथों से निकली है। आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ट्रम्प कार्ड खेलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये जो अपोजिशन है ये तितर बितर हो जाएगी, आपको कहीं नजर नहीं आएगी। अब क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जो यासीन आजाद साहब ने 63A की बात कर रहे हैं कि वो क्या है? देखिए, मेरी नजर में, एक आम शहरी की नजर में 63A जो आर्टिकल है आइन का, वो फ्लोर क्रॉसिंग करने से और हाफ ट्रेडिंग से रोकता है। अगर कोई मेंबर अपने पार्टी चीफ की हिदायत के खिलाफ वोट करता है तो उससे कानून और आइन वायलेट होता है। अगर ये सब कुछ स्पीकर के सामने हो रहा हो और स्पीकर उसको ना रोके, ये बिल्कुल उसके बाद जो 6 महीने लगे और उसको सजा हो, बिल्कुल इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर कोई खुदकश बमबार हो और वो कोई धमाका करने वाला हो, आप कहें कि नहीं पहले इनको धमाका करने दो, उसके बाद देखेंगे इसका क्या होता है। तो लिहाजा 23 मार्च जो है वो एक इंतहाई अहम परेड होने जा रहा है, OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसके बाद 26 तारीख को फिर जो है वहां पे मेरे ख्याल में एक टेस्ट क्रिकेट मैच होने जा रहा है जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान होगा, क्योंकि क्रिकेट जो है बड़े अरसे के बाद वहां पे बहाल हुई है। तो इंतहाई सेंसिटिव मामला हैं और इनके पास, हमें बिल्कुल ठीक कहते हैं यासीन आजाद साहब, हम क्या करेंगे 27 मार्च को? हम एक जलसा करेंगे, उसमें तकरीर करेंगे और उसमें हम अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। और अगर अपोजिशन के पास 172 मेंबरान हैं तो वो बेशक वो मेंबरान को ले आए और आके इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद करें। ठीक है, अदम एतमाद के हवाले से जी बात हो रही है। अच्छा, मैं यासीन आजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब ये जो मामला सारा आपने चुके डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन अभी देयर इज द कंफ्यूजन विच इज स्टिल प्रिवेलिंग। अब ये बताइए कि ऑपोजिशन के आपस की जमातें भी अभी तक इत्तेफाक नहीं कर पाई है ना कि वजीर आजम साहब जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो हु वुड बी द नेक्स्ट जो है कंटेस्टेंट कौन होगा। प्लस ना वजारत आला के हवाले से भी पंजाब में भी खुल के तहफ़्फ़ुज़ात आ गए कि जी काफ लीग वाली बात पे जो शाहिद साहब ने कहा, और उसके अलावा भी जी देखा हमने कि फिर हमजा शहबाज चले गए और फिर वहाँ ये बात होने लगी कि जी हमजा साहब होंगे अब। तो ये जो कन्फ्यूजन है, फिर जो मौलाना फजल रहमान साहब वाली बात है वो मैं 2 दिन से पूछ रही हूँ आप लोगों से, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे रहा है, इधर उधर करके निकल जाता है बात को कि जी वो कह रहे हैं कि हम गली कूचों तक जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, यानी कि रिट चैलेंज करने की बात हो रही है इस वक्त इस हवाले से। तो क्या इसको किस तरह से आप लोग भी यही समझते हैं, नून लीग भी क्या इसी नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेगी जो मौलाना साहब इस वक्त पेश कर रहे हैं? देखिए, इस दफा जो अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके चल रही है ना, वो जो फैसले हैं बहुत सारे जो है उन्होंने अपने आप के, जो हमारी बड़ी क़यादत है उन्होंने अपने आप तक महदूद कर लिया। वजह यह है कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि कौन कौन लोग जो है अपोजिशन का साथ दे रहे हैं, तो मुमकिन है बहुत सारे ऐसे इदारे जो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी हैं वो लोगों को जो है प्रेशराइज करना शुरू कर दें, या जिस तरह नेब ने आज बहुत सारे लोगों को नोटिस देने शुरू कर दिया, अब नेब का इस्तेमाल शुरू हो गया। और थोड़ी देर पहले जो है ना खाकान अब्बासी साहब ने इस पर एतराज़ किया है कि नेब को क्या पहुंचता है कि इन दिनों में जब मूव चल रही है वो लोगों को नोटिस देना शुरू कर दें, शो का नोटिस देना शुरू कर दें, वो गलत करते हैं। मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ कि हमें उस वक्त से डरना चाहिए कि अगर इस मुल्क के अंदर जो कंडक्ट इस वक्त हुकूमत का है, पहले अगर वो जलसे का ऐलान नहीं करते तो मुमकिन है, मुझे ये अंदाजा था कि अपोजिशन भी 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक खामोश रहती। सवाल ये पैदा होता है कि एक मूव आई, मैं 3 बार काउंसिल का मेंबर रहता हूँ, हमारे यहाँ भी
जो ओहदे पे हम हटाते हैं, हमारे मेंबर लोग जो है ना नो कॉन्फिडेंस करके जिसको हटाना है वो हटा देते हैं, और हमारा दस्तूर भी इस बात की हमें इजाजत देता है। अब पार्लियामेंट के मेंबरों से मैं ये सवाल करता हूँ, चाहे वो हुकूमत से हों या अपोजिशन से हों, कि जब दस्तूर आपको एक आईनी हक देता है, आप पार्लियामेंट के अंदर जाके फेस करें ना। आज जो मैंने तकरीर थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सुनी है, या जो फवाद चौधरी की जो तकरीरें मैंने सुनी हैं, वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ वोट जो दे के बाहर निकलेगा उसको 10 लाख के लोगों में के बीच से गुजर के जाना है। आप इसका मतलब है अपने मेंबरों को थ्रेट कर रहे हैं। आपको अंदाजा है कि आपकी जमात के लोग भी आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तब आप उनको डराने के लिए 10 लाख के मजमू का आप धमकी दे रहे हैं। पहली बात कि 10 लाख का मजमा जमा करना किसी के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है। नंबर 2, ओपोजिशन का तो हक है कि वो लॉन्ग मार्च भी करे, बात करे। पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत लॉन्ग मार्च कर रही है, जलसे कर रही है। हुकूमत का ये काम नहीं है, हुकूमत का काम है दस्तूर के मुताबिक सिस्टम को चलाना। जो हमारा स्पीकर है, स्पीकर कस्टोडियन है पार्लियामेंट का, उसकी जिम्मेदारी ये है कि जो मूव आई है उसको दस्तूर के मुताबिक चलाए। अब जब स्पीकर पार्टी बन गया, तो अब ओपोजिशन मेरे ख्याल में स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मूव ला रही है। अगर इससे पहले ही वो लेके आ जाती हैं, तो क्या स्पीकर के लिए फिर जवाब रहेगा कि वो पार्लियामेंट के सेशन को प्रिजाइड करे? बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके रास्ते में आएंगी। मैं सवाल ये करता हूँ कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि वो 27 मार्च के जलसे का ऐलान नहीं करते और मामले को ऐसे ही रहने देते। आज ओपोजिशन अगर लॉन्ग मार्च की बात करती तो बहुत सारे लोग उनसे पूछते कि इसकी जरूरत क्या पड़ी जब आप पार्लियामेंट के अंदर चले गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप, मैं हैरान हूँ, आप यकीन करें, और मेरा सब शर्म से झुक जाता है जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिस ट्यून में बातें करते हैं। अभी कम से कम 1 घंटा वो लगे रहे किसी कन्वेंशन से एड्रेस कर रहे थे, और जो तकरीर उन्होंने की वो मेरी समझ से बाहर है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान के, आपकी तकरीर दुनिया सुनती है। खुदा के लिए पाकिस्तान को मजाक मत बनाएं। ओपोजिशन अगर बोलती है उनकी बात दुनिया नहीं सुनती, आपकी बात दुनिया सुनती है। लेकिन यासीन साहब, को मजाक मत बनाएं। मजाक बनाने से पाकिस्तान की बदनामी होती है। और पार्लियामेंट के अंदर जाएं और मूव को फेस करें। आप यासीन साहब, कन्ना कलामी माफी, एक बात है ना, वो तो हमने माजी में भी देखा है ना, वज़ीर आज़म को नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब एग्रीवेट किया ये सारा मामला पैनमा का, तो वो किस तरह से खड़े होकर इदारों को और हर एक शख्स को इल्जाम लगाते रहे। बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो कहते रहे कि जी किस तरह से मुझे निकाला गया है इस हवाले से, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने खुल के की। फिर वो भारत के हवाले से बातें कर गए, बहुत कुछ कर गए। तो मतलब ये तो हमारी सियासत में रीत रिवाज रहे ना कि जो भी वजीर आजम आता है, जब भी कोई एंड मोमेंट पे इस तरह की चीज जो हीटेड होती है, तो फिर उसके बाद वो जोश में आके तकरीरें करता है। देखें, आपने यूसुफ रजा गिलानी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत नहीं हटाया, आपने मियां नवाज शरीफ को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत नहीं हटाया, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में करके तरतील द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा दे के एक प्राइम मिनिस्टर को खत्म किया, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को आपने अकामा के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया। वहां आपने उसके साथ ज्यादती की थी। यहाँ जो प्रोसीजर है ये दस्तूर के अंदर रहते हुए हो रहा है। नहीं, ये सही है, लेकिन एक सवाल है ना, दुनिया भी पूछती है कि क्या कहते हैं, इस टाइम पे जब 6-8 महीने रह गए, अब तो कैंपेनों का साल शुरू हो रहा है, इलेक्शन का साल है, इस वक्त क्या जरूरत पेश आई? ये तो लोग पूछ रहे हैं ना सवाल। अगर निकालना ही था तो जरा पहले जाते कि भाई इतने ही नालायक आपको लगते थे। नहीं, इमरान खान साहब को कोई कोर्ट में कर रहा है क्या? किसी अदालत का कोई फैसला उनके खिलाफ है जिसकी वजह से उनकी छुट्टी हो रही है? ये तो पहली दफा उनके खिलाफ 3.5 साल के बाद नो कॉन्फिडेंस हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर। ये तो आईनी हक है, आईना इसका बिल्कुल आईनी हक है यासीन साहब, बिल्कुल आईनी हक है यासीन भाई। आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस दैट दिस इज अ पॉलिटिकल एंड लॉफुल। बिल्कुल ठीक है आप लोग जो एक्शन लेने जा रहे हैं, मगर सवाल ये है, यही लोग पूछ रहे हैं इस टाइम पे क्यों, व्हाई दिस टाइम विच इज वेरी क्रूशियल नाउ, कि जी अब तो बचा ही साल है ना, अब तो वैसे। और जो आप जलसों की बात कर रहे हैं, अभी यही बात कह रहे हैं वो कि जी जलसे वगैरह और जो सारी चीजें हो रही हैं, वो तो डेफिनेट सी बात है, अब अगले इलेक्शन के लिए लोगों ने जाना है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो जलसे करते फिर रहे हैं उसमें भी लोग नजर आ रहे हैं सारे। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो जलसे कर रहे हैं सियासी तौर पर और कौमी खजाने से अमाउंट खर्च कर रहे हैं,
मिस यूज ऑफ फंड कर रहे हैं, लोगों को जो गवर्नमेंट सर्वेंट उनको जाके लाके जलसों में बैठा रहे हैं। आप तो हुकूमत में हैं, आपको तो जलसे, आज चौधरी शहजाद साहब ने क्या कहा कि ओपोजिशन का तो हक क्या जलसे करने का, हुकूमत का काम नहीं है जलसे करने का। लोगों को ये कहने का मैं पूछ लेती हूँ जी कि हुकूमती जो है वो खर्चों पे हो रहे हैं ये जलसे और लोगों को इस्तेमाल, ये पूछ लेती हूँ मैं सवाल, ये आपको बड़ा पर्टिनेंट सवाल है लाल मली चंद साहब से। लाल मली चंद साहब, यासीन साहब कह रहे हैं कि जी आप हुकूमत की मशीनरी और लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं जलसों में। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि यासीन आजाद साहब जो है अपोजिशन की क्यों इतनी वकालत कर रहे हैं। देखिए, आज पीएम ने स्पीच में क्या कहा, आज प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में कहा है कि मैं अपोजिशन को दावत देता हूं, आए हमसे बहस करे, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने अपोजिशन की और अपने दरमियान जो कंपेयर किया है तो उसमें क्या बुरा किया है। प्राइम मिनिस्टर ने उनको चैलेंज किया है, उन्होंने कहा है कि आप आए, हम आपको चैलेंज करते हैं। यासीन आजाद साहब पीएम जिलानी को भी डिफेंड कर रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार किया था। जिलानी साहब को क्यों डिस्क्वालीफाई किया था, इसलिए कि वो जरदारी की लूटी हुई जो दौलत थी उसके सामने शील्ड बन के खड़ा हो गया था कि मैं लेटर नहीं लिखूंगा। एक लेटर की बात थी, वो लिख देते और फेयर हो जाता, लेकिन उन्होंने उसे इनकार किया था। तो यासीन आजाद साहब उनकी भी वकालत कर रहे हैं। इनको मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आज की तकरीर पर तो एतराज है, लेकिन आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ और वो दुबई की एक कंपनी में मुलाजमत करता था जिसके सबूत आए और उस पर वो कहते हैं उसको नाअहल ना करें। और उसके बाद वो नाअहल होते हैं, उसको बाद उसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट उनको सजा देती है, उसके बाद वो उस मुल्क से भाग जाते हैं और उसने बुज़दिल है कि वापस नहीं आते हैं। तो ये लायर कम्युनिटी के कुछ लोग उनकी सपोर्ट करती है। आप पूछ रहे हैं कि व्हाई दिस टाइम, ये सबको पता है कि व्हाई दिस टाइम। इमरान खान, आपने अभी रिसेंटली देखा था कि बख्तावर बीबी को, जो हमारी भी बच्ची है, उनको एक खिलौना लग गया था जिसको ड्रोन कहते हैं। जब उसको खिलौना लगा तो पूरी सिविल सोसाइटी, पूरे वकला, पूरी कौम खड़ी हो गई कि भाई जो है उसको बड़ा उससे जुल्म हो गया। तो आपको पता नहीं था जब जरदारी ने यूएसए से मुआहदा किया था कि हम शोर मचाते रहे और आप जो है ड्रोन हमले करते रहे। इस मुल्क में 450 ड्रोन हमले हुए, आपके पाकिस्तान की कौम के कई बच्चे, औरतें, ख्वातीन जो बेगुनाह और मासूम लोग थे वो कत्ल कर दिए गए। तो उसी पे तो उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। आज भी उनकी वकालत करने के लिए तैयार है, लेकिन जो मुल्क के लिए खड़ा हो गया है, जैसे अमेरिका को कहा कि हम आपको बेस नहीं देंगे और उसको एब्सोल्युटली नॉट कहा, वो खड़े हो गए। जब वेस्ट ने उनको एक सफारती आदाब से हटकर एक लेटर लिखा तो उन्होंने कहा कि आप सफारती आदाब से हटके लिख रहे हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं। वो इंडिया से लड़ पड़े हैं। आपने देखा पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया जो था उसके खिलाफ उस जंग को लीड किया। ये जो मजहबी रहनुमा है हमारे अपोजिशन में, जो इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे 30 साल उन्होंने पॉलिटिक्स की है लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन इमरान खान आप देखें, रशिया इस्लामोफोबिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, कनाडा दे रहा है, मुख्तलिफ ममालिक दे रहे हैं, यूएन में अंडर डिस्कशन है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो ये अचीवमेंट है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के कुछ ममालिक को कबूल नहीं है। और वो इनको आप देखें, ये तो वो जमायतें हैं ना। अब यासीन आजाद साहब मुझे कम से कम इस सवाल का तो जवाब दें, ये जो जमायतें अपोजिशन है इसमें क्या कॉमन है? ये वो जमायतें हैं जो एक दूसरे का पेट फाड़ कर पैसे निकालने वाले थे, ये वो जमायतें हैं जो लाड़काना में जरदारी को घसीटने वाले थे, ये वो जमायतें वो जरदारी साहब कहते थे कि हम तो इनको कभी इनसे कोई अभी हमारा मुफावत नहीं हो सकती। सही है, बेहतर, बहुत शुक्रिया, बात नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया लाल माली चंद साहब आपका, यासीन आजाद साहब आपका। मुझे ब्रेक पे जाना है क्योंकि मेरे पास फिर नेक्स्ट गेस्ट है फवाद चौधरी साहब जी, माउथ पीस होते हैं हुकूमत का, फेडरल मिनिस्टर जो होता है इंफॉर्मेशन का। लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पे। स्टे ट्यून। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।